Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the topic of determination of E over m of an electron. इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेट करें हमारे पास एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लेट्स सपोज वी हैव अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ. इलेक्ट्रॉन की नैरो बीम जो है वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड. कहता है लेट अ नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है. कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है ये ऑलवेज प्रोजेक्टेड होती है राइट एंगल के. वी नो दैट राइट एंगल हम 90 के एंगल को बोलते हैं. तो कहते हैं कि ऑलवेज कांस्टेंट स्पीड ऑलवेज प्रोजेक्टेड होती है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के. एफ बी को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं. तो कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के होती है राइट एंगल पे होती है और कहते हैं कि ये डायरेक्टेड होती है इन टू दी पेपर. हमारे पास टू सैम्पल्स होते हैं. फर्स्ट सैम्पल ये होती है, सेकंड सैम्पल ये होती है. ये हम लगाते हैं तब जब कोई हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन या फिर आउट ऑफ द पेपर को हम शो करने के लिए डिनोट कराते हैं, जबकि ये इन टू के लिए हम डिनोट कराते हैं. अब आप डायग्राम की तरफ आए. डायग्राम से हमें ये देखने को मिलेगा कि फोर्स और वेलोसिटी हर एंगल पे एक दूसरे के डायरेक्टेड है राइट एंगल पे. हर किसी भी आप इंस्टांट पे देख लें, हर इंस्टांट पे वो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के राइट एंगल पे है. और ये जो क्रॉस की सिंबल है ये आप लोगों को शो करा रही है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है या फिर एफ बी है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इन टू दी पेपर है. इसके बाद हम क्या कहेंगे, इसकी मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. लाइक दैट जब हम बचपन में छोटे होते थे तो हम एक स्ट्रिंग लेते थे और उसके साथ एक स्टोन को टाई कर लेते थे और फिर हम यहाँ से स्ट्रिंग को पकड़ते थे. स्ट्रिंग को पकड़ के हम ऐसे घुमाते थे. ऐसे जब हम स्ट्रिंग को ऐसे घुमाते थे तो ये हमारे पास इन सर्कुलर मोशन मूव करना शुरू कर देता था. और अगर हम घुमाते घुमाते छोड़ देते थे तो अगर यहाँ पे होती थी तो देखिए अब फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है ना, परपेंडिकुलर. तो कहते हैं कि अगर यहाँ पे होती थी ना तो ऐसे मूव कर जाती थी. अगर वो हमने यहाँ पे आके इसको छोड़ा तो वैसे ही, यानी कि अलोंग द टेंजेंट वो मूव कर जाती थी. तो ये ऑलवेज फोर्स के राइट एंगल पे होता है. अब हमने जो सबसे पहले बात की है हमने वो यही बात की है कि यहाँ पे हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स है. मैग्नेटिक फोर्स को एफ बी से डिनोट किया जाता है. तो कहते हैं कि हमारे पास एफ बी जो यहाँ पे है, एफ बी हमारे पास होती है बी ई बी. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. इसके बाद हमें पता है जब भी कोई चीज है ना सर्कुलर पाथ मूव करती है, रोटेट करती है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है. तो हम कहेंगे एज वी नो दैट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की. सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी नो दैट द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. अब हमें पता है हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है मैथमेटिकल फॉर्म. एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर. ये होती है. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे. अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों हमारे पास फोर्सेस हैं. अगर हम कहें बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कहते हैं कि अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ बी इज इक्वल टू एफ सी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फोर्स को हम कंपेयर करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ. तो ये आ जाएगा हमारे पास बी ई वी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर ओवर आर.
अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे पहले तो ये v इस स्क्वायर से कट हो गया, तो पीछे हमारे पास बचा है बी ई इज इक्वल टू एम वी ओवर आर। नाउ ये b जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा e इज इक्वल टू v ओवर बी आर। अब ये जो m था इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड m। ये हमारे पास बना है e ओवर m इज इक्वल टू v बी आर। अब इस इक्वेशन में वो क्या कह रहा है, इस इक्वेशन में वो कहता है हमारे पास आया है e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर बी आर। इसमें वो कहता है हम e ओवर m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे हम e ओवर m की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमारे पास v और r की वैल्यू मौजूद हो। फिर अब ये जो v और r की वैल्यू है, कहते हैं कि r जो है ना ये तो हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, कहते हैं कि इसको मालूम करने के लिए हम इसको मालूम कर सकते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी को विजिबल कर दें, बाय मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी को अगर हम विजिबल कर दें तो हम इसको इजीली इस आर को फाइंड कर सकते हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्टरी को विजिबल कैसे करना है, कहते हैं कि लेट्स सपोज आप लोग एक ग्लास ट्यूब लें और उस ग्लास ट्यूब के अंदर आप एक गैस फिल कर दें। लेट्स सपोज आप लोगों ने आप लोगों ने हाइड्रोजन गैस ही ले ली है। कहते हैं कि आप लोगों ने ग्लास ट्यूब ली, उसके अंदर सचेज आप लोग हाइड्रोजन गैस ही फिल कर दें एट लो प्रेशर। लो प्रेशर पे आप लोगों ने उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है। हाइड्रोजन गैस जब आप लोगों ने उसके लो प्रेशर पे फिल की, तो कहते हैं कि आप लोगों ने इस ग्लास ट्यूब को वहां प्लेस करवाना है, वहां रखना है जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बी की कीमत पता है, जहां पे आप लोगों को इसकी वैल्यू मालूम है। यू नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। आप इस ग्लास ट्यूब को वहां रखेंगे जहां पे आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता है। वहां पे रखने के बाद आप क्या करेंगे, वहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स को शूट आउट कराएंगे। आप लोग क्या करेंगे, शूट कराएंगे इलेक्ट्रॉन्स को ग्लास ट्यूब में। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन्स को ग्लास ट्यूब में शूट आउट कराएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दें। जैसे ही वो शूट कराने के बाद सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे तो जो अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये जो हाइड्रोजन गैस है अंदर जो इसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो जैसे इलेक्ट्रॉन्स शूट आउट करेंगे वो इनके साथ जाके टकराएंगे, और जैसे ये आपस में कोलाइड करेंगे वैसे ही वो एक्साइटेड फॉर्म में आ जाएंगे। एक्साइटेड फॉर्म में आने के बाद वो डी एक्साइटेशन में जाने के लिए वेवलेंथ खारिज करेंगे। वेवलेंथ जो है वो खारिज करेंगे जहां से आप लोगों के पास लाइट भी इमिट होगी। जैसे ही वो लाइट इमिट होगी हमें एक पाथ, विजिबल पाथ नजर आएगा इन दी फॉर्म ऑफ रिंग। जैसे हमें एक विजिबल पाथ नजर आया इन दी फॉर्म ऑफ रिंग तो हम यहाँ से इसका रेडियस इजीली आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हमने फाइंड कर ली आर की वैल्यू। अब हमारे पास पॉइंट है कि हम वी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो v की वैल्यू फाइंड करना भी बहुत आसान है। कहता है कि हमें इन ऑर्डर टू मेजर दी वेलोसिटी v, हमें वेलोसिटी v को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हमें जिस चीज़ का जानना ज़रूरी है वो सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस v क्या है। कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस V क्या है, किस चीज के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुए तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस V कितना था। अब जैसे वो इंटर हुए तो वहां पे सबसे पहले तो हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए। उसके बाद वो कहता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुए, उस ट्यूब के अंदर एंटर हुए, तो वो जब एक्सेलरेट उन्होंने किया तो वहां पे उन्होंने, जारी सी बात है, हमने
बेसिक्स से पढ़ते आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है, तो वहां पे कहते हैं कि एक्सेलरेशन की वजह से, उसकी एक्सेलरेटेड फॉर्म की वजह से वहां पे जो एनर्जी पेयर हुई वो थी काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे हमारे पास दो एनर्जीज आई हैं, एक तो हमारे पास ये आई है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू जो एनर्जी गेन की है वो, और दूसरी हमारे पास आई है काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस से एनर्जी आई है इसको हम डिनोट करते हैं वी से, और दूसरी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हमारे पास होती है 1/2mv²। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, लेट्स सपोज अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, लेट्स सपोज हम इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं, और हमने इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, VE इज इक्वल टू 1/2mv²। हमने इन दोनों को कर लिया कंपेयर। अब हमारे पास ये V, हमने यहाँ से V की वैल्यू निकालनी है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं हमें यहाँ से V की वैल्यू लेनी है, इस V की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये m आके डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2VE/m इज इक्वल टू v²। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v² इज इक्वल टू 2VE/m। अब हमने सिर्फ v की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे हमारे पास v² है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेने से, अब जब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लिया तो ये हमारे पास v², इस ये स्क्वायर रूट से कट गया, ये हमारे पास आया इज इक्वल टू 2VE/m, और इसके ऊपर आ गया है अंडर। अब ये जो v की वैल्यू हमारे पास निकली है ये आई है √2VE/m। ये तो हमारे पास वैल्यू निकल आई है v की, यानी कि इसको लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की तो ये हमारे पास आ गया E/m। v की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी, v की वैल्यू हमारे पास निकली थी √2VE/m, जबकि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है BR। अब अगर हम गौर करें, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, हमने तो वैल्यू निकालनी थी E/m की, अब यहाँ पे भी हमारे पास E/m है और अंडर रूट में भी हमारे पास E/m है। हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बोथ साइडेड स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। जब हमने बोथ साइड स्क्वायर लिया तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई E/m इसका स्क्वायर इज इक्वल टू √2VE/m। हम इसका सेपरेट भी स्क्वायर ले सकते हैं और इकट्ठा भी स्क्वायर ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पे सेपरेट स्क्वायर ले लिया है, BR इसका स्क्वायर। हमने ऊपर वाली का सेपरेट ले लिया और नीचे वाली का सेपरेट। ये वैल्यू हमारे पास बनी है E², m², ये हमारे पास अंडर रूट इससे कट गया, बाकी बचा 2VE/m, और ये हमारे पास बना है B² R²। हमारे पास ऐसे ओवर्स में वैल्यूज हों तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं E²/m², तो ये ऐसे बनती है 2VE, और ये जो m है ये यहाँ पे आएगा और साथ में आ जाएगा B² R²। अब यहाँ पे जो सिंपल सी बात है वो यही है, ये E इस स्क्वायर से कट आउट हो जाएगा और ये m इस स्क्वायर से, तो पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास आती है E/m इज इक्वल टू 2V/B² R²। यही वो E/m की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं।
ओवरव्यू में ये है कि सबसे पहले हमने ओवरव्यू में बहुत ही आसान सा ओवरव्यू है। जैसे सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स को डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कहा था इसके लिए ज़रूरी है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हो, और हमने उन दोनों फोर्सेस को कंपेयर कर लिया था। मैग्नेटिक फोर्स हमने कहा था कि हमारे पास ये है BeV, और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास है mv²/r। यहाँ से हमने यहाँ पे हमने v कट आउट कर दिया था, m इधर आके डिवाइड हुआ था, जो हमारे पास E/m की वैल्यू निकली थी, m इधर आके डिवाइड हुआ था और b उधर जाके, तो ये निकली थी V/br। फिर हमने कहा था कि r की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेजेक्ट्री को विजिबल करके, और वो भी हमने बताया था कि हमने ग्लास ट्यूब लेनी है, उसमें हमने हाइड्रोजन गैस लेनी है, लो प्रेशर पे रखना है, इलेक्ट्रॉन्स को शूट आउट कराना है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन शूट आउट होंगे वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में मूव कर जाएंगे, और सर्कुलर फॉर्म में मूव करते ही हाइड्रोजन गैसेस के एटम से, मॉलिक्यूल से कोलाइड करके एक्साइटेड हो जाएंगे। जब वो डी एक्साइटेशन में आएंगे तो वो लाइट को इमिट करेंगे, जिससे हमारे पास एक विजिबल पाथ आ जाएगा। जबकि वी में हमने कहा था कि वी को हम फाइंड कर सकते हैं कैसे। वी में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस फील्ड में ट्यूब को रखा गया है, इलेक्ट्रॉन्स इंटर हुए जब, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या थी। उसके बाद कहता है कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हमारे पास VE एनर्जी होनी जरूरी है। उसके बाद कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेते हैं, जो कि 1/2 mv² बनी थी। यहाँ से हमने v² की वैल्यू निकाली थी, तो वो हमारे पास बनी थी 2VE/m। हमने बोथ साइड पे इसका स्क्वायर ले लिया, अंडर रूट ले लिया था, ये इससे कट गया था, हमारे पास बचा था v = 2VE/m। इस वैल्यू को हमने पुट किया था, इस वैल्यू में जब हमने यहाँ पे पुट किया तो ये हमारे पास बना था E/m = 2VE/m/br। इसके बाद हमने कहा था कि ये तो है, इधर भी E/m है, इधर भी E/m है, तो हमने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिए थे। जब हमने दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास E²/m² बन गया था, और ये बना था 2VE/m b²r²। हमने इस E से ये स्क्वायर और इस m से ये स्क्वायर काट कर दिया था, तो ये हमारे पास E/m की वैल्यू निकली थी 2V/b²r²। उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को सारी टॉपिक की थ्योरेटिकली भी और मैथमेटिकली भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो या कोई समझ ना आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़।